Good evening, everyone. Am I audible? Kindly let me know. क्या मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? थैंक यू शुभनील। चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लाइट, है ना? लाइट के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा था। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीजें हमने देखी। लास्ट क्लास में हमने मिरर्स एंड लेंसेस देखे, स्फेरिकल लेंसेस, स्फेरिकल मिरर, और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, फिर इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, वो सारी बातें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है लास्ट लेक्चर पे, है ना? आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखने जा रहे हैं इस वीडियो पे कि इमेज जो होगा वो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन से पोजीशन पे होता है, और इसी से कुछ सवाल बनते हैं बहुत सारा। ठीक है, आज जो करने जाएंगे उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस बनेंगे आप। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार रिवीजन करते हैं कि व्हाट वाज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला याद है क्या? क्या था मिरर फॉर्मूला? 1/u प्लस 1/v, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v क्या है? v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड f इज योर फोकल लेंथ। याद है मिरर का फॉर्मूला? मिरर में क्या आता है? यहाँ पे प्लस साइन आता है। उसी के साथ थोड़ा और ध्यान में रखते हैं कि जब हम मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? यू हमेशा लेफ्ट साइड पे रहता है तो नेगेटिव होगा। जो मिरर होगा उसके पोल को हम ओरिजिन मानेंगे, और कार्टेशियन प्लेन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे पॉजिटिव, अप में पॉजिटिव, डाउन में नेगेटिव मान के बाकी सारा कैलकुलेशंस करेंगे। सिमिलरली हमारा जो लेंस का फॉर्मूला था, क्या था लेंस का फॉर्मूला? सेम फॉर्मूला है, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है लेंस फॉर्मूला। अगर माइनस है तो लेंस, प्लस है तो मिरर। बाकी आपका u v एंड f तो सेम है। v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f मतलब फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या था मिरर का? मिरर का मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश बाई h, h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस v बाई q, माइनस v बाई q। और लेंस का मैग्निफिकेशन क्या था? अच्छा, यहाँ पे h डैश क्या है? h डैश इज योर इमेज हाइट एंड h इज योर ऑब्जेक्ट हाइट। सिमिलरली आपका लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या है? लेंस का मैग्निफिकेशन है h डैश बाई h, इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू v बाई, v क्या है? इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। बस इतना आपको याद रखना है। साइन कन्वेंशन अगर याद हो गया और डी यू आप मापना जान गए तो फिर कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो ये तो था भाई मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला विथ इट्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब समझ में आता है ना? मतलब ऑब्जेक्ट से तुम्हारा इमेज जो है वो कितना बड़ा होगा या फिर कितना छोटा होगा, वो हमको पता चलता है मैग्निफिकेशन से। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट योर पावर ऑफ मिरर। जो लेंस या मिरर का पावर होता है वो पावर किसमें हम लोग मेजर करते हैं? पावर मेजर होता है डायोप्टर से। डायोप्टर और कैपिटल डी। पावर ऑफ मिरर और लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर। अब डायोप्टर होता क्या है? डायोप्टर मतलब 1 by फोकल लेंथ। दिस इज 1/f। f इज इन मीटर, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जो फोकल लेंथ होगा वो किस पे एक्सप्रेस रहेगा, मीटर में रहेगा। अगर फोकल लेंथ मीटर पे है तो 1/4 फोकल लेंथ इज योर डायोप्टर। क्लियर हो गया। तो पावर ऑफ मिरर या फिर पावर ऑफ लेंस किस पे मेजर होता है, पावर ऑफ मिरर और लेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डायोप्टर्स। डायोप्टर क्या है, फोकल लेंथ जितना है उसका रेसिप्रोकल, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है डायोप्टर। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस का पावर नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया। तो बताओ मेरे को, ऑप्टिशियंस प्रेस्क्राइब करेक्टिव लेंसेस इंडिकेटिंग देयर, क्या होगा, इंडिकेटिंग देयर फोकल लेंथ और पावर, क्या होगा। ऑप्टिशियंस प्रेस्क्राइब करेक्टिव लेंसेस इंडिकेटिंग देयर फोकल लेंथ और पावर, क्या होगा। नहीं, इंडिकेटिंग देयर पावर। भाई तुम क्या पूछते हो, भाई तेरे चश्मे का नंबर कितना है, पावर कितना है। तो ऑप्टिशियन मतलब कौन, जो डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर बोलते हैं, आंखों का डॉक्टर। वो जब लेंस लिखता है, आपका ग्लास का पावर क्या लिखता है, पावर लिखता है ना, फोकल लेंथ थोड़ा ही ना लिखता है कि आपका फोकल लेंथ कितना होगा, वो लिख देता है पावर, है ना। +0.5, -4.25, +0.15, इस टाइप से पावर लिखता है। तो वो जो पावर लिखता है +0.5, आप पूछते हो ना कि अरे तेरे चश्मे का नंबर कितना है, चश्मा बदल दे तेरा नंबर बढ़ गया होगा। नंबर जो बोलते हैं वो नंबर क्या होता है, वो या प्लस या माइनस होता है, मतलब कॉन्केव लेंस होता है या फिर कॉन्वेक्स लेंस होता है। और जब हम बोलते हैं 0.5, 0.25, इसका मतलब 0.5 डायप्टर डी। तो ये पावर में दिखाता है, उस पावर से हम उसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं कि 1/d विल बी इक्वल टू द फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किस पे होगा, मीटर पे होगा। अगर पावर डायप्टर पे है, पावर नॉर्मली डायप्टर पे ही रहेगा, तो डायप्टर पे है तो फोकल लेंथ मीटर पे होगा, एम आई क्लियर। तो देखते हैं ये वाला, देखो, इफ द पावर इज इक्वल टू +2.0d, दिस मीन्स द लेंस इज डैश एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज डैश। बताओ कौन सा करेक्ट होगा। अगर पावर पॉजिटिव है, पावर इज इक्वल टू +2 डायोप्टर, this means the lens is dash and the focal length of the lens is dash. क्या समझ में आया था, क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। किस पे पावर है, डी है, मतलब डायोप्टर है। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार आया, डी मतलब डायोप्टर। तो पावर डायोप्टर में है, और पावर कैसा पावर है, पॉजिटिव पावर है। पॉजिटिव पावर किस पे लगेगा, यहाँ पे देखो, एक ये क्या है, ये मेरा कॉन्केव लेंस है ना, और ये क्या है, दिस इज माई कॉन्वेक्स लेंस। अगर कोई भी इमेज होता है, यहाँ पे कहीं भी इमेज है, वहां से अगर कोई रे आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे जाके डाइवर्ज हो जाता है। तो कॉन्केव लेंस डाइवर्जेंट लेंस है, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से पास करेगा, है ना। तो इसका जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर है, कल पढ़ा था हमने, ऑप्टिकल सेंटर है। तो फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव की तरफ आ रहा है। कॉन्वेक्स लेंस पे अगर हम देखें तो कोई भी रे यहाँ पे आ रहा है तो वो क्या होगा, फोकस की तरफ जाएगा। कोई भी रे पैरेलल आएगा वो फोकस की तरफ जाएगा।
तो फोकस यहाँ पे क्या है, राइट साइड पे ऑप्टिकल सेंटर के। तो कॉन्वेक्स लेंस पे पॉजिटिव फोकल लेंथ मिलता है। पॉजिटिव फोकल लेंथ मतलब पॉजिटिव पावर, क्योंकि पावर जो है डायोप्टर, इट इज नथिंग बट इक्वल टू 1/f। तो एफ अगर पॉजिटिव होगा तो डी भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे पावर दिया हुआ है पॉजिटिव, इसका मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव है। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये तो नहीं हो सकता है कॉन्केव है, ये भी नहीं हो सकता है कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है। अब बात करते हैं कि मेरा फोकल लेंथ कितना होगा। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/d, और d कितना है, पावर कितना है, 2 है, तो 1/2 +1/2, +1/2 मतलब 0.5, तो +0.5। so your answer is, am I clear? So answer is D. नेक्स्ट ये वाला करके बताओ। द लेंस ऑफ पावर -2.5d। तो पावर दिया हुआ है, देखो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। एक पावर, हम लेंस हमेशा पावर पे डिफाइन होता है, फोकल लेंथ पे नहीं। पावर डायोप्टर पे डिफाइन होता है, मीटर वगैरह पे नहीं। तो डायोप्टर जो है वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, d इज इक्वल टू 1/f। f जो है वो मीटर पे होगा तभी जाके हम डायोप्टर बोलेंगे। यहाँ पे कितना डायोप्टर दिया हुआ है, -2.5। जब माइनस साइन है तो हमने अभी अभी देखा है माइनस होने से क्या होता है, कॉन्केव लेंस पे निगेटिव फोकल लेंथ मिलता है, कॉन्केव लेंस पे निगेटिव फोकल लेंथ मिलता है। तो ये कॉन्केव है, ये भी कॉन्केव है, ये भी कॉन्केव है। अच्छा एक कॉन्वेक्स है तो ये तो हो नहीं। दूसरा चीज हमको देखना है कि भाई इसका फोकल लेंथ कितना होगा। सो एफ इज नथिंग बट इक्वल टू योर 1/d। सो डी कितना है, -2.5 है, -2.5 है। तो 1/25, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 25, सॉरी, अपन 10। तो कितना हो गया, तो 0 पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट लगाने से 100 मतलब 4.4 आएगा। 0.4 मतलब -0.4, -0.4 कहाँ है भाई, ये रहा -0.4। सो सी इज माई करेक्ट आंसर। कॉन्केव लेंस से -0.4 मीटर इसका फोकल लेंथ है। एम आई क्लियर एवरीवन? अब पकड़ लो, हमको पावर बढ़ाना है। पावर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, लेंसेस को ऐड करेंगे। पावर का जो कैलकुलेशन होगा वो एडिटिव होता है। नंबर ऑफ लेंसेस में बी combined to increase the magnification and sharpness of the image. The net power of the lenses is P1 plus P2 plus P3। अभी आपको पावर बढ़ाना है तो फिर आप सेम टाइप का लेंस लगाओ। निगेटिव पावर बढ़ाना है तो कॉन्केव लेंस लगा दो, पॉजिटिव पावर बढ़ाना है तो कॉन्वेक्स लेंस लगा दो। जो भी पावर होगा वो ऐड होता रहेगा। एम आई क्लियर? क्लियर हो गया, पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डायोप्टर, मीटर, फोकल लेंथ, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज का फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट द पॉइंट where all the rays intersect or appear to intersect each other after reflection or refraction। तो चाहे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इमेज कब फॉर्म होगा, जब सारे रेज क्या होंगे, एक जगह पे, एक पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे, उस पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज कैन बी फॉर्म बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन होना चाहिए। इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। व्हाट इज रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड
रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक मिरर, कोई भी एकदम पॉलिश्ड एकदम शाइनिंग, तो वो क्या है, वहां से जो रिफ्लेक्शन आएगी वो कैसी रिफ्लेक्शन होगी, दैट विल बी रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर वो रफ सरफेस होगा तो irregular reflection। when all the parallel क्या है, when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface they are not parallel, है ना, जब रफ सरफेस से रिफ्लेक्टेड रेज आएगी तो वो सारे रेज पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं होगी। द रिफ्लेक्शन इज नोन एज योर डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे ये मेरा प्लेन है, जितने सारे रेज आ रहे हैं वो सारे पैरेलल आ रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं। लेकिन अगर रफ सरफेस होगा तो कोई रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, तो इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को कैसा रिफ्लेक्शन कहा जाता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहा जाता है। एम आई क्लियर? अब बताओ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड और नॉट वैलिड फॉर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होगा, ए वैलिड, बी नॉट वैलिड, ए या बी में आंसर करो। ए इज वैलिड, बी इज नॉट वैलिड। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड और नॉट वैलिड फॉर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होगा, वैलिड। सी रिफ्लेक्शन अगर है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड ही होगा, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे वो प्लेन ही तो गड़बड़ा जा रहा है, इसीलिए आपको पैरेलल रेज नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, वैलिड हो। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इमेजेस। इमेज का नेचर दो टाइप का हो सकता है, या तो वो रियल इमेज होगा या वर्चुअल इमेज होगा। A real image is formed when two or more reflected rays meet at a point in front of the mirror. So real image कब फॉर्म होता है, रियल इमेज फॉर्म होता है जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने अगर रिफ्लेक्टेड रेज आके मिलता है तो रियल इमेज फॉर्म होता है। जैसे रियल इमेज बोलने से कहां पे हमको दिखेगा, बताओ रियल इमेज कहां पे दिखेगा? फोटो जो खींचते हो क्या है, रियल इमेज क्रिएट होता है। हाँ, a virtual image is formed when two or more rays appear to be coming from a point behind the mirror। तो मिरर के अगर पीछे जाके मिल रहा है कहीं पे रिफ्लेक्टेड रेज, उस वो क्या फॉर्म करेगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, एक मिरर है, पकड़ लो, यहाँ पे एक मिरर मैंने रख दिया, ये मेरा मिरर है, तो ये यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट खड़ा है। अगर लाइंस जो है वो पीछे कहीं पे जाके यहाँ पे मीट कर रहा है तो ये कैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। और अगर किसी तरीके से वो आके सामने यहाँ पे मिरर के सामने अगर वो सारे रेज मीट हो रहे हैं तो ये कैसा इमेज फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा रियल इमेज, ये फॉर्म करेगा रियल। ठीक, ए रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। रियल इमेज किसी स्क्रीन के ऊपर हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। A virtual image cannot be obtained on a screen। किसी स्क्रीन पे आप नहीं ले सकते हो वर्चुअल इमेज को, है ना। रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज इज inverted with respect to object and virtual image is erect with respect to the object। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा इमेज हमेशा खड़ा मिलेगा और रियल इमेज उल्टा मिलेगा, इन्वर्टेड। ठीक,
रियल इमेज इन्वर्टेड मिलता है, वर्चुअल इमेज सीधा मिलता है। तो अगर आपका इमेज सीधा है, इरेक्टेड है, तो ये कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। अगर इमेज इन्वर्टेड है तो कैसा इमेज है? रियल इमेज। समझ में आया? तो ये 3 पॉइंट हमको नोट डाउन करके रखना है रिगार्डिंग रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब देखो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के केस पे हमको पता है क्या होता है, जो इमेज होता है, जितना मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज क्रिएट होता है। सो इमेज को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम मुझको कितने लाइंस चाहिए? 2 rays आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ एन इमेज। मिनिमम 2 रे चाहिए, क्योंकि मैं अगर किसी एक ऑब्जेक्ट है उससे 2 लाइन लेके जाके अगर मीट करता है कहीं, तो मैं वहीं पे उस पॉइंट को ड्रॉ कर सकता हूँ। द डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर आर इक्वल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई बोलता है कि भाई मेरा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और इमेज का डिस्टेंस है वो दोनों बराबर है, और इमेज जो है वो रियल है, सॉरी वर्चुअल है या फिर इन्वर्टेड है, तो ये कैसा इमेज बन, कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। दिस इज ए प्लेन मिरर। क्लियर? इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड laterally inverted. What is laterally inverted? मतलब मेरा जो राइट हैंड है इमेज का लेफ्ट हैंड है, क्या कैसा दिख रहा है? लेटरली इन्वर्टेड। इसे कहा जाता है लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर? आप जब मिरर, प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो और अपना दायां हाथ उठाते हो, तो इमेज इमेज कौन सा हाथ उठाता है? इमेज अपना बायां हाथ उठाता है। इसको बोला जाता है लेटरली इन्वर्टेड। आप अगर कुछ लेटर लिखते हो और उल्टा लेटर लिख के इमेज प्लेन मिरर पे रखते हो, तो वहां पे क्या दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा, है ना? Lateral inversion means inverted sideways or 180-degree turn around vertical axis. तो वर्टिकल एक्सिस पे अगर 180 डिग्री टर्न करते हो तो उसे बोला जाता है laterally inverted. Focal length of a plane mirror is infinite. ये हमने कल भी बताया था। क्यों? क्योंकि भाई अगर प्लेन मिरर है तो इसका जो स्फीयर बनेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत दूर तक जाएगा, है, इतना लंबा हो जाएगा, तो इसको इनफाइनाइट मान के चले। ओके, ये सिर्फ जान के रख लो, रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अगर हम प्लेन मिरर है, इसमें अगर ऑब्जेक्ट को v स्पीड से मूव कराते हैं, देन द इमेज विल मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विथ ए स्पीड ट्वाइस v। क्या बोल रहे हैं देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स ए प्लेन मिरर एट अ स्पीड ऑफ v। अगर प्लेन मिरर खड़ा है और प्लेन मिरर के तरफ अगर आप जा रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या कैसे मूव कर रहा है? प्लेन मिरर के तरफ मूव कर रहा है। द इमेज विल ऑल्सो अप्रोच एट अ स्पीड ऑफ v। तो जब मैं प्लेन मिरर के तरफ बढ़ रहा हूँ v स्पीड से, तो इमेज भी मेरे तरफ कितना स्पीड में आ रहा है? v स्पीड में आ रहा है। द स्पीड ऑफ इमेज रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट विल बी v माइनस ऑफ माइनस v ट्वाइस v। तो ऑब्जेक्ट की तरफ, प्लेन मिरर के तरफ जब मैं जा रहा हूँ v स्पीड से, इमेज मेरे तरफ आ रहा है v स्पीड से, तो मेरे हिसाब से इमेज कितना स्पीड में आ रहा है मेरी तरफ?
ट्वाइस v स्पीड पे आ रहा है। इफ द मिरर इज मूव towards or the towards or away from the object with a speed v, the image will move towards or away from the object with a speed of twice v। तो चाहे आप मिरर को लेके आओ या ऑब्जेक्ट को लेके जाओ तो बात बराबर है। इमेज कितना स्पीड में मूव करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ट्वाइस v स्पीड से मूव करेगा। ठीक ठीक है। अब देखते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। Number of image formed by a combination of plane mirror depends upon the angle between the mirrors। आप मिरर के बीच पे कितना एंगल, हम अगर आप लोग कभी जाते हो वो साइंस म्यूजियम वगैरह में, वहां पे देखोगे जैसे मिरर का बहुत सारा खेला रखा हुआ है। तो डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्शन, कितना रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा दोनों मिरर के बीच पे कितना एंगल है उसके ऊपर। For perpendicular mirrors, the number of images of a point object formed are, कितना होगा, कितना फॉर्म करेगा, एनीवन? फॉर परपेंडिकुलर मिरर्स, अगर 90 डिग्री पे मैं मिरर रखता हूं, प्लेन मिरर रखता हूं, तो नंबर ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म, चलो देखते हैं कैसे निकालना। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। If theta is the angle between two plane mirrors and 360 by theta is equal to n, the number of images formed will be n minus 1 if n is even। क्या बोल रहे हैं? अगर ये जो एंगल है, यहाँ पे एंगल है, पकड़ लो, दो इमेज के बीच पे है, पकड़ लो थीटा डिग्री, ठीक है। तो थीटा डिग्री अगर दोनों मिरर के बीच पे एंगल है, तो टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री है। 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा, इसका मतलब 360 डिग्री, अभी हमारे केस पे है 90, तो कितना होगा, 4। ये जो नंबर निकलेगा n, इफ n माइनस 1, सॉरी, इफ n इज इवन, n क्या निकला, इवन निकला है, देन इमेज फॉर्म, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी n माइनस 1। सो 90 डिग्री अगर होगा तो 360 by 90 is equal to 4 and 4 minus 1 equal to 3। इसका मतलब यहाँ पे कितना इमेज बनेगा, 3 इमेज बनेगा। is equal to your n minus 1, number of images will be equal to n minus 1 if n is odd and object is symmetrically placed। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अगर सिमेट्रिकली रखा जाता है, लेकिन n मेरा नहीं, क्या है, ऑड है। n n क्या है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय द एंगल बिटवीन द मिरर, वो निकला n। अगर n मेरा इवन है तो हम आंख बंद करके बोल देंगे n माइनस 1 नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगा। अगर n ऑड है लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तब भी नंबर ऑफ इमेज विल बी n माइनस 1, but number of images will become equal to n if n is odd and object is asymmetrically placed। कहीं पे सिमेट्री बीच पे नहीं रखा है, कहीं एक साइड पे रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, n नंबर ऑफ इमेज बनेगा। व्हाट इज n? n is nothing but 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। एम आई क्लियर? तो बताओ मुझको कि पैरेलल मिरर पे नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म होंगे। अगर दो पैरेलल मिरर रख देते हो तो नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म होगा, सुब्रनील?
इनफाइनाइट फॉर्म, क्योंकि दो पैरेलल अगर मिरर है तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0, एंड 360 डिवाइडेड बाई 0, इनफाइनाइट। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ओके, अब देख लो भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होने से, प्लेन मिरर का तो समझ में आया, प्लेन मिरर का इमेज जो होगा वो कैसा इमेज होगा, प्लेन मिरर का इमेज होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेन मिरर का जो इमेज होगा वो इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होगा, ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होगा इमेज भी उतने ही दूर पे फॉर्म करेगा, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जिस स्पीड से आगे बढ़ेगा इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ट्वाइस द स्पीड उसके तरफ अप्रोच करेगा। प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर के बीच पे एंगल जो होगा उसके ऊपर बेस करके हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म करेगा। अगर थीटा डिग्री है तो 360 बाई थीटा will give us the number, और अगर एन जो निकलेगा वो इवन है या ऑड है बट सिमेट्रिकली इमेज रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म विल बी n-1, और अगर n odd है and the object is placed asymmetrically then number of image form will be n। दो पैरेलल लाइन, दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में कितना इमेज फॉर्म होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होता है। दो परपेंडिकुलर प्लेन मिरर के बीच पे कितना फॉर्म होगा, 3 इमेज फॉर्म होगा। प्लेन मिरर की इमेजेस हो गए, अब आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब कॉन्केव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर पे 2 ही पोजीशन मिलेंगे लेकिन कॉन्केव पे 6 पोजीशन मिलते हैं। देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे होगा तो जितने सारे लाइट रेज आएंगे वो सारे लाइट रेज क्या होंगे, पैरेलल टू ईच अदर होंगे ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे, क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है, दूर से आने वाला हर एक चीज क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का। तो पैरेलल अगर होगा तो सारे, हमको पता है अभी रेस का लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, रेस का प्रॉपर्टीज, कि पैरेलल अगर होता है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करता है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इमेज जो फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा, वो फोकस पे होगा, और सारे रेज आके फोकस पे मिल जाए तो इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा, एकदम छोटा सा होगा। किसके केस में, कॉन्केव मिरर के केस में। सो कॉन्केव मिरर के केस पे ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज का पोजीशन फोकस पे होगा, साइज ऑफ द इमेज इज हाईली डिमिनिश, एकदम छोटा सा दिखाई नहीं देगा, एंड नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों रियल एंड इन्वर्टेड, ये देखो मिरर के सामने आके रेज मिल रहा है, तो मिरर के सामने अगर रेज मिलेगा तो हमने पढ़ा था रियल इमेज होने से कहाँ पे मीट करता है, मिरर के सामने मीट करता है, तो सामने मीट किया मतलब रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगा, रियल इमेज इन्वर्टेड। अब हमने ये समझ लिया कि अगर मेरा इंफिनिटी पे है तो फोकस पे बनता है इमेज, फोकस पे इमेज जो बनेगा हाईली डिमिनिश्ड होगा, और क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है तो उसके सामने आके मीट कर रहा है तो ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा। याद रहेगा, रियल इमेज इज ऑलवेज 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 इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है, सो रियल बोलने से ये बोलने की जरूरत है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये
सिर्फ वर्चुअल होने से इरेक्ट हो जाए। हाँ, तो अगर इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो फोकस पे बनता है इमेज। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो जाए, ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ तो इससे लाइट रेज जो जाएगी वो सारी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगा, तो इमेज जो फॉर्म होगा वो कहीं दूर जाके इंफिनिटी पे होगा। और इंफिनिटी पे होगा मतलब ये हाईली एनलार्ज होगा। ये पॉइंट इतना छोटा सा है और ये देखो यहाँ पे जाके कहीं पे दूर मिल जाए तो हाईली एनलार्ज होगा, लेकिन ये सामने ही मिलेगा तो ये कैसा इमेज फॉर्म करेगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। क्लियर हो गया? अब हम ऑब्जेक्ट को उठा के धीरे 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 करके एक फाइनाइट डिस्टेंस पे लेके आते हैं कि बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे है और एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो बियॉन्ड सी, सी से अगर बाहर है तो इमेज जो फॉर्म होगा वो होगा फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये रहा मेरा फोकस और ये रहा सी। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, इमेज फोकस पे था, इमेज ऐसे ऐसे दूर जा रहा है। देखो, याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। कॉन्केव मिरर पे जब इमेज ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे, फोकस पे बना इमेज। जब ऑब्जेक्ट आया फोकस पे, इमेज बना इंफिनिटी पे। अब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, इमेज क्या होगा? धीरे धीरे इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो जैसे मैंने इसको सी से आगे लेके आया, सी पे नहीं, सी के आगे लेके आया, तो इमेज जो है वो कहाँ पे आ गई? इमेज यहाँ पे आ जाएगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच पे आएगा। ठीक। और ये कैसा इमेज बनेगा? ये डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, छोटा इमेज बनेगा। जितना ऑब्जेक्ट साइज है उससे छोटा बनेगा। एंड क्योंकि सामने मिल रहा है फोकस से, तो ये रियल है, इन्वर्टेड। ठीक। देखो, सी पे हमने इमेज ऑब्जेक्ट लेके आए, पैरेलल लाइन गया, वो फोकस पे से निकल गया। जो फोकस से निकला वो पैरेलल होके निकल गया और इस पॉइंट पे आके मीट कर गया। तो यहाँ पे बना इमेज और ये इन्वर्टेड इमेज बना है। इन्वर्टेड इमेज बना है मतलब रियल इमेज बना है सामने। हाँ, क्लियर? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के सी पे लेके आ जाऊं, तो जब मैं सी पे लेके आऊंगा, यहाँ पे था, ये भी इधर शिफ्ट हो जाएगा और सी पे ही आ जाएगा। तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इमेज कहाँ पे बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ये पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख रहा हूं तो इमेज कहाँ पे बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा? सेम होगा, सेम साइज होगा। रियल एंड इन्वर्टेड सामने बन रहा है। जब मैं इसको फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच पे लेके जा रहा हूँ, यहां से उठा के यहाँ पे लेके चला गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच पे लेके गया, तो इमेज क्या होगा? इमेज इधर आ जाएगा शिफ्ट करके और ये बड़ा बनेगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। सो जब मैं बिटवीन एफ एंड सी कर रहा हूँ तो ये बियॉन्ड सी हो रहा है, एनलार्ज हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? रियल एंड इन्वर्टेड हो रहा है। तो जैसे जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को इधर लेके गया, वो इमेज जो है वो दूर चला गया और बड़ा होता रहा, हाईली डिमिनिश से बड़ा हो रहा है। जब मैंने फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो फॉर्म हुआ वो इंफिनिटी पे हुआ और बहुत बड़ा हो गया, उसके बाद और जगह ही नहीं है। लेकिन हमारे पास जगह है। हमने जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच पे रख दिया, अब इमेज कहाँ जाएगा? अब मेरा इमेज वर्चुअल हो जाएगा। अब मेरा इमेज वर्चुअल हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने फोकस और पोल के बीच पे अपना इमेज को रख दिया और ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब इससे निकलने वाली रेज फोकस से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जा रही है वो सेम रेज है। हाँ, जो पैरेलल लाइन आया वो फोकस से निकल गया, तो यहाँ पे मीट किया, तो वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल है तब इरेक्ट है, वर्चुअल है मतलब इरेक्ट है।
सो पी एंड एफ पे, इसीलिए वर्चुअल एंड, दिस आर द 6 पोजीशन। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशन किसके केस पे? कॉन्केव मिरर के केस पे। याद रखना आपका धर्म है, और याद रखने का तरीका बता दिया भाई, बहुत आसान है। अगर सबसे पहले इंफिनिटी से सोचो कि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज फोकस पे बनेगा, फोकस पे इमेज है, इमेज फोकस पे ऑब्जेक्ट है, इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, मिरर के सामने बन रहा है मतलब रियल बनेगा, रियल बनेगा तो इन्वर्टेड है। इंफिनिटी पे है तो इमेज एकदम छोटा बनेगा लेकिन इन्वर्टेड ही बनेगा। जब हम बियॉन्ड सी लेके आ रहे हैं तो ये फोकस और सी के बीच पे आ जा रहा है, छोटा बन रहा है। जब सी पे लेके आ रहे हैं तो इक्वल साइज के इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। जब हम फोकस पे लेके जा रहे हैं, इंफिनिटी पे बन रहे हैं, और फोकस और पोल के बीच पे लेके जा रहे हैं तो ये वर्चुअल इमेज क्रिएट कर रहा है, एनलार्ज। है ना? तो यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं कि वर्चुअल इमेज एनलार्ज सिर्फ एक ही केस पे हो रहा है, जब मेरा पोल एंड फोकस के बीच पे है और कॉन्केव मिरर के केस पे हो रहा है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई बताओ मेरा एक इमेज फॉर्म हुआ है और वो वर्चुअल है एंड एनलार्ज है, वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड एनलार्ज है, तो वो कौन सा मिरर हो? तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो वो कॉन्केव मिरर होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज और एनलार्ज कॉन्केव मिरर के केस पे हो सकता है, कॉन्वेक्स पे नहीं हो सकता है। कॉन्वेक्स मिरर पे हमेशा हाईली डिमिनिश्ड या फिर डिमिनिश्ड होगा। वर्चुअल इमेज, रियल इमेज तो कॉन्वेक्स में बनेगा ही नहीं, कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। एम आई क्लियर एवरीवन? कॉन्वेक्स मिरर पे सिर्फ 2 पोजीशन, एक आप इंफिनिटी पे रख लो तो फोकस पे बनेगा लेकिन हाईली डिमिनिश बनेगा, सेम एज योर कॉन्केव मिरर, लेकिन इमेज का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। कॉन्वेक्स के केस पे वर्चुअल पॉइंट साइज इमेज बनेगा, और बाकी आप कहीं पे भी रखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो ये डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, और पोल एंड फोकस के बीच में बनेगा। आप इंफिनिटी पे रखते हो तो फोकस पे बनेगा, और बाकी आप कहीं पे भी रख दो तो इमेज जो बनेगा ना वो कहाँ पे बनेगा? पोल एंड फोकस के बीच में बनेगा, वर्चुअल डायरेक्ट बनेगा, छोटा साइज का बनेगा। Am I clear? चलो एक साथ लेंस नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना? ना कर ले, लेंस का इमेज फॉर्मेशन भी देख ले क्या, याद रहेगा? बोलो, खत्म कर दो ना। ओ, तो कर लेते हैं ये, एक बार फिर से देख लो, याद रहेगा? कॉन्केव मिरर का से 6 पोजीशन, कॉन्वेक्स मिरर का 2 पोजीशन। कॉन्वेक्स में हमेशा कॉन्वेक्स में हमेशा किस टाइप का इमेज बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड पॉइंट साइज इरेक्ट बनेगा। कॉन्केव मिरर पे वर्चुअल सिर्फ एक ही पोजीशन पे बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट एक ही पोजीशन पे बनेगा, पोल एंड फोकस के बीच। ओके, चलो तो लेंस का भी देख लेते हैं, खत्म करते हैं। भाई लेंस के केस में देखो, कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्केव लेंस है। यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर था, और हमने देखा था कि कॉन्केव मिरर पे 6 पोजीशन मिले थे। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस पे हमको 6 पोजीशन मिलेंगे, कॉन्केव लेंस पे सिर्फ 2 ही पोजीशन मिलेंगे। क्या क्या पोजीशन पे है देखो, कॉन्वेक्स लेंस पे या तो आप इंफिनिटी पे रख सकते हो। तो अगर इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है? वो इंफिनिटी पे है।
ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और वो पैरेलल रेज जो आ रहा है वो क्या होगा जाके इस तरीके से फोकस पे मिलना है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है ना। तो जो रे फोकस से आया वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, जो रे आपके ये फोकस से आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया वो सीधा जाके यहाँ पे मीट किया। इमेज जो फॉर्म हुआ वो कहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म हुआ पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट फोकस। कॉन्वेक्स लेंस के केस पे फोकस पे इमेज बन रहा है, अगर आपका इमेज जो है ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है। हाईली डिमिनिश्ड बनेगा एंड रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अगर मैं इसको फोकस से बाहर रखता हूं, ये फोकल लेंथ है, ये जो चीज है, अच्छा चलो ठीक है इसको दिखा देते हैं। ये वाला मेरा एक मिरर का पार्ट बोल सकते हैं, इसके हिसाब से ये फोकस फोकल लेंथ था और इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। लेकिन यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तो नहीं बोल रहे हैं, तो हम इसको 2f से डिनोट करें। तो ऑब्जेक्ट को जब मैं 2f पे रख रहा हूँ या फिर 2f के बियॉन्ड पे रख रहा हूँ, सो दिस साइड इज कॉल्ड योर f1 से डिनोट किया एंड दिस साइड इज f2 से डिनोट किया। अगर 2f से बाहर है और कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन f2 एंड ट्वाइस f2। सो ये रहा मेरा f2 और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये जो दूसरा वाला पार्ट है मेरा कॉन्वेक्स, ये वाला पार्ट, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था उसको मैं बोल रहा हूँ 2f, है ना, 2f2, ये है 2f1। सो f2 एंड 2f2 के बीच पे इमेज फॉर्म हो, इमेज फॉर्म करके देख सकते हो आप, जो लॉ हमने पढ़ा था बताया था वही होगा। इमेज कैसे फॉर्म करेगा, और सेम टू सेम कि रेज को देखना है किस डायरेक्शन से आ रहा है, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से जाएगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो वो सीधा निकल जाएगा, और जहां पे मीट करेगा वहीं पे मेरा इमेज फॉर्म होगा। हमने देखा f2 एंड 2f2 के बीच पे, क्लियर। अगर मैं इसको उठा के ऑब्जेक्ट को 2f1 पे लेके आता हूं, मतलब इधर वाला जो लेंस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे 2f1, दिस इज 2f1, तो इमेज जो फॉर्म होगा वो होगा मेरा 2f2 पे, यहाँ ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज बराबर होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बिटवीन f1 एंड 2f1, f1 एंड 2f1 के बीच पे अगर लेके आते हो यहाँ पे, तो इमेज जो फॉर्म होगा वो 2f से बाहर चला जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म, एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म। अगर मैं f1 पे लेके आता हूं, सो इमेज कहां पे चला जाएगा, इंफिनिटी पे चला जाएगा, ये ऐसे शिफ्ट हो रहा है ना इमेज, इमेज विल बिकम highly enlarged, real and inverted, highly enlarged, real and between ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, यहां पे लेके आ जाओ, ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 के बीच पे लेके आ जाओ, तो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 के बीच पे, तो देखो ये वर्चुअल इमेज क्रिएट कर रहा है, वर्चुअल इमेज क्रिएट हो रहा है, एनलार्ज हो रहा है।
सो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट के साइज पे ही एनलार्ज्ड एंड वर्चुअल इरेक्ट। क्लियर हो गया? तो ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। F1 2f1 F2 2f2 वो समझ में आ गया किस तरीके से इमेज शिफ्ट हो रहा है, हाइट लिमिट से एनलार्ज हो गए। ओके, कॉन्केव लेंस पे सिर्फ दो ही पोजीशन है, या तो आप इंफिनिटी पे रखो या आप कहीं पे भी रख दो, तो इमेज जो होगा वो कहाँ पे होगा, इंफिनिटी पे होने से फोकस पे बनेगा, और एनीवेयर इन द प्रिंसिपल एक्सिस एक्सेप्ट इंफिनिटी तो F1 एंड O के बीच पे बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। यहाँ पे देखते हैं, ये देखो कहीं पे भी रखो तो इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा है, एंड इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये वाला स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, दोनों एक जगह पे है, कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव लेंस, इमेज कहाँ कहाँ पे फॉर्म होता है उसको देखना बैठ, दो एक बार अगर देख लोगे तो याद हो जाएगा, है ना। कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखना है, जैसे ही वर्चुअल मिलेगा, वर्चुअल होने से इरेक्ट, वर्चुअल होने से क्या होता है, इरेक्ट होता है, एंड रियल होने से इन्वर्टेड होता है। एम आई क्लियर? हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया? तो भाई इमेज फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो आरआरबी जेई हो या कोई भी इस टाइप के एग्जाम्स हो जहाँ पे जनरल साइंस अहमियत रखता है, वहाँ पे प्लेन मिरर का इमेज कितना नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होता है, और लेंस का पोजीशन ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से, मिरर के ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से इमेज का फॉर्मेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। थोड़ा सा और पॉइंट बचा है, वो भी देख लेते हैं तो खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। एक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है? जब कभी भी लाइट जो है, लाइट क्या होता है, जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाता है, पकड़ लो ये मेरा डेंसर मीडियम, एंड डेंसर बोलने से किस टाइप का डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, है ना। सो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जब लाइट यहां से डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर भागेगा, है ना। लाइट जब कभी भी डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो वो नॉर्मल जो होगा नॉर्मल से दूर भागेगा। अब पकड़ लो मैंने यहाँ पे ये वाला एंगल को और इंक्रीज किया, ये और दूर भागा, मैंने इसको और इंक्रीज किया, ये और दूर भागा, मैंने इसको और इंक्रीज किया, ये 90 डिग्री पे आ गया नॉर्मल के साथ। ये जो एंगल मिला मुझको, कौन सा एंगल, इंसिडेंट एंगल, जिस इंसिडेंट एंगल के वजह से जो मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट है, लाइट जो बेंड हो रहा था, वो रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री बनाता है, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या है क्रिटिकल एंगल? जब लाइट पास करता है किससे, किससे, जब लाइट पास होता है डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम,
क्या हो रहा है, लाइट पास कर रहा है डेंसर मीडियम से रेयरर, रेयरर से डेंसर में नहीं। जब लाइट पास करेगा डेंसर टू रेयरर, ये आपका नॉर्मल से दूर जाएगा। जब नॉर्मल से दूर जा रहा है तो आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ाओ, ये बहुत दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, ऐसा एक एंगल मिलेगा इंसिडेंट एंगल। जब ये लाइट रे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर पोजीशन पे आ जाएगा, जैसे कि ये वाला एंगल। तो ये जो इंसिडेंट एंगल मिला I3, उसके वजह से जो R3 मिला मुझे, सो दिस I3 इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, जैसे थोड़ा सा अगर ज्यादा मैं बढ़ाता हूं तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो क्या होगा, वो घूम के फिर से सेम मीडियम पे आ जाएगा, और सेम मीडियम पे लौट के आने को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे पॉलिश सरफेस नहीं था, वो रिफ्लेक्टेड होता, बट क्योंकि एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो रिफ्लेक्शन हो गया। इसी को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है? ओके, सो देखो यहाँ पे डेफिनेशन, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयरर मीडियम एंड इज इंसिडेंट एट एन एंगल more than critical angle for that medium, it is completely returned inwardly in the denser medium. This complete inward return light is called total or complete internal reflection. Complete inward return or total internal reflection. So critical angle हमने बोल दिया है, what is critical angle है ना, ये सब बोल दिया। अब देखो कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, क्योंकि रेयरर से डेंसर पे जाएगा तब तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो नॉर्मल से दूर बेंड होगा। लाइट मस्ट बी इंसिडेंट एट एन एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल फॉर दैट डेंसर मीडियम। तो क्रिटिकल एंगल किसका, डेंसर मीडियम का क्रिटिकल एंगल जितना है उससे ज्यादा एंगल में जाना पड़ेगा और डेंसर से रेयरर की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके हो। Images formed by total internal reflection are brighter than the ordinary reflection from mirror. तो जो इमेज फॉर्म होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये ज्यादा चमकता है रादर देन जो मिरर से इमेज बनता है उससे। जो डायमंड का शाइनिंग होता है क्यों होता है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया मेरी बात? In internal reflection, 100% light is reflected, hence images formed are brighter. In ordinary reflection from mirrors, only 85% light is reflected and rest 15% is either absorbed by the mirror glass or transmitted due to poor polish. So images formed by ordinary reflection are less bright. समझ में आ गया? अब ये इंटरनल रिफ्लेक्शन का दो चीज, कि हम जब हवा से पानी के अंदर देखते हैं, सीइंग फ्रॉम एयर टू लिक्विड, एपरेंट डेप्थ जो है वो एक्चुअल डेप्थ से क्या होगा, कम दिखाई देगा। तो हम देखना, ऐसे आप आंखों से देखते हो कि मछली जा रही है तो आपको लगता है ये तो पास में है, पकड़ने जाओ नहीं दिखता है, क्योंकि हमको वो नजदीक दिख रहा है, एक्चुअली में वो दूर है। ठीक, और सीइंग फ्रॉम लिक्विड टू एयर वो क्या होता है, अगर वो दिख रहा है तो एक्चुअली में वो नजदीक है लेकिन अपरेंट दूर शो कर रहा है, डेंसर से रेयरर की तरफ।
नाउ व्हाट इज मिरेज? मिरेज क्या है? ये रेगिस्तान में दिखता है या फिर हाँ, मिरेज आपको रेगिस्तान में दिखेगा, गर्म होना पड़ेगा अगर गर्म है। कभी कभी मिरेज हमको दिखता है जब आप एकदम बढ़िया सा रोड पे चलते हो, हाईवे पे चलते हो और बहुत गर्मी है, तो देखना कभी कभी कुछ कुछ जगह पे आपको पानी जैसा कुछ दिखेगा। नाउ सी व्हाट इज मिरेज? मिरेज क्या है? मिरेज इज कॉज्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन in deserts where due to heating of the earth the refractive index of air near the surface of earth becomes lesser than ever। अब क्या हुआ, ये गर्म हो जाएगा रेगिस्तान दिन के टाइम पे, तो इससे सटा हुआ जो हवा है वो उसका डेंसिटी कम हो गया, है ना। सो और ऊपर वाला जो हवा है वहां पर डेंसिटी हो गया ज्यादा। Light from distant object reaches the surface of the earth with a with incident angle greater than the critical angle, so that total internal reflection takes place and we see the image of an object along with the object। तो हम क्या होता है कि यहाँ से पकड़ लो, ये लाइट के एक तो सीधा गया, अब ये जो रे यहाँ पे आया वो यहाँ से ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से फिर से गया और आदमी ने इस ऊंट का इमेज यहीं पे देखा, ऊंट को भी देखा, उसके इमेज को भी देखा, तो इसको लगा कि भाई यहाँ पे पानी है ना। रेगिस्तान में क्या होता है, पानी पानी बोल के लोग दौड़ते रहते हैं। हम्म। सो जब बहुत ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो उस सरफेस के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर का जो एयर है वो गर्म हो जाता है, गर्म होने से उसका डेंसिटी हो जाता है कम, और ऊपर का एयर हवा का डेंसिटी है ज्यादा। अब क्या हो रहा है कि आप देख पा रहे हो, इमेज को तो देख ही रहे हो, साथ ही साथ ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप उसके इमेज को भी देख, तो ये होता है मिरेज फॉर्मेशन। क्लियर? दिस इज कॉल्ड मिरेज। एंड व्हाट इज लूमिंग? लूमिंग also takes place due to total internal रिफ्लेक्शन। कि जब आप देखते हो कि समुन्दर के किनारे दूर से जब जहाज आ रहा है तो आप उसको उल्टा हवा में लटकता हुआ भी देखोगे, इधर भी देखोगे। क्यों? क्योंकि ऊपर का हवा जो है वो लेस डेंसर है और नीचे का हवा सर्दी की वजह से डेंसर है। तो कोई एक बंदा जो देख रहा है वो कैसे देखेगा, वो उसका इमेज भी फॉर्म होते हुए देखेगा ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वो बोर्ड को भी देख रहा है। दिस इज कॉल्ड योर लूमिंग। सो लूमिंग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है? हमारे लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, मिरेज एंड लूमिंग occurs ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बस इतना सा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। क्लियर हो गया? चलो थोड़ा सा एमसीक्यूज कर लेते हैं और फिर खत्म करेंगे। Light has a tendency to bend around a very small opaque object on the path of light is called the dash of light। बताओ, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, क्या होगा? Light has a tendency to bend around a very small opaque object on the path of light is called क्या होगा? The bending of light around a very small object is called diffraction। रिफ्लेक्शन हमको पता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि बाउंस बैक टू द सेम मीडियम। रिफ्रैक्शन भी पता है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ए स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट, एंड पोलराइजेशन
इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, है ना। डैश मिरर इज सुइटेबल फॉर शेविंग पर्पस। शेव करने के लिए कौन सा मिरर सही है? प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर? ओके। डैश मिरर इज यूज्ड इन सर्च, प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉन्केव? हाँ भाई, चलो। तो क्या होगा आंसर? मिरर इज सुइटेबल फॉर शेविंग पर्पस। हाँ बताओ। शेविंग पर्पस के लिए कॉन्वेक्स? नहीं, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। देख, कॉन्केव मिरर पे जब आप शेव करोगे मिरर के पास में रहोगे, कॉन्केव मिरर पे इमेज कैसे फॉर्म होता है? कॉन्वेक्स पे हमेशा छोटा इमेज फॉर्म होता है ना, एनलार्ज होता है क्या? तो कॉन्केव पे एनलार्ज होता है, आपको एनलार्ज इमेज चाहिए, है ना। तो एनलार्ज इमेज अगर चाहिए मुझको, तो कॉन्केव पे ही एनलार्ज इमेज फॉर्म होगा। तो फॉर शेविंग पर्पस वी बी यूजिंग कॉन्केव मिरर। सर्च लाइट पे कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर यूज करेंगे। भाई टॉर्च में किस टाइप का लेंस लगाते हैं, मिरर लगाते हो? कॉन्केव लगाते हो कि कॉन्वेक्स लगाते हो? कॉन्केव लगाते हैं। फिर मिरर इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं? गाड़ी में जो रेयर व्यू मिरर होता है, कॉन्केव होता है कि कॉन्वेक्स होता है? कॉन्वेक्स। तो रेयर व्यू मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। मिरर डैश मिरर इज यूज्ड इन टॉर्च लाइट्स। तो टॉर्च लाइट में कॉन्केव मिरर, टॉर्च लाइट में कॉन्केव, सर्च लाइट्स कॉन्केव, है ना। मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट्स। अब जो गाड़ी का हेडलाइट होता है वहां पे किस टाइप का मिरर लगा हुआ है ना, कॉन्केव मिरर। मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। डैश मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है? डाइवर्जिंग कौन सा है? कन्वर्जिंग कौन सा है?
बताओ। तो कॉन्केव सर मिरर इज कॉन्वेक्स। converging mirror. Concave mirror is converging mirror. Mirror is used to view larger area. बड़ा एरिया देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करेंगे? कॉन्केव की कॉन्वेक्टिव प्लेन? डैश मिरर इज यूज्ड फॉर लार्जर एरिया, टू व्यू लार्जर एरिया। कॉन्वेक्स मिरर गाड़ी के पीछे वो बड़ा वाला जगह देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? साइड मिरर या फिर जो रेयर व्यू मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं ना। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा? डैश मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, सो कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। डैश इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट का प्रॉपर्टी नहीं है। डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिस्पर्शन एंड इंडक्शन ऑफ लाइट क्या होगा? इट इज योर इंडक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रेक्शन लाइट का प्रॉपर्टी है, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिस्पर्शन ये सारे लाइट के प्रॉपर्टी है। ओके, यहाँ पे आंसर दिया हुआ। लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड, इट इज डिफ्रेक्शन। मिरर शेडिंग पर्पस के लिए कनकेव, सर्च लाइट में कनकेव, मिरर भी रियर व्यू में कन्वेक्स, और टॉर्च लाइट में कनकेव, व्हीकल हेडलाइट्स में कनकेव। कन्वर्जिंग मिरर इज कॉन्केव मिरर, डाइवर्जिंग मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। लार्ज एरिया देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। इंडक्शन ऑफ लाइट इज नॉट ए प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बाकी बाद में करेंगे, बहुत सारा और भी एमसीक्यूज है, तो सारा बाद में करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत आंखों के ऊपर देखना पड़ेगा, है ना। आंखों के ऊपर देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, आज बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये जितना मैंने करा दिया ना लाइट का, ये 3 लेक्चर में अगर कवर कर लेते हो तो पक्का वहां से बाहर आपका सवाल नहीं बनने वाला है, उसी के अंदर नहीं बने, पक्का है एकदम 100%। एक या दो क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर सिर्फ हम लोग ये आईज कवर करते हैं, ये डिफरेंट है। मिरर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन से तो 2-3 नंबर आपको मिलने ही वाले हैं, ये डिफरेंट होगा। लाइट के साथ ही आता है, आंखों से कैसे दिखते हैं, क्या क्या नर्व्स होते हैं, रेटिना क्या है, वो सारी बातें हम करेंगे इसमें। और साथ ही साथ जो आंखों की बीमारी होती है वो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और कौन सा करेक्टिव लेंस कौन से बीमारी पे यूज होता है। तो उतना करने से लाइट एंड आइस, कलरफुल लाइट वो कवर हो जाएगा। तो भाई मैं फिर से एक बार रिमाइंडर दे दूं कि ट्रेनिंग फीस और ऑफर्स जो है अभी भी डिस्काउंट पे है। 1200 रुपीज 1 मंथ, 4 मंथ्स के लिए 2500 रुपीज, 15 मंथ्स के लिए 8700 रुपीज। पूरा पैकेज पीएलसी डीसीएस स्काडा कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, थर्मल पावर प्लांट, बॉयलर, टर्बाइन, सारा मिला के अगर आप देखते हो तो इट विल कॉस्ट यू ओनली 15,000 रुपीज। और ये 15 महीने के लिए आपके पास रहेगा वैलिडिटी। गवर्नमेंट पीएसयू एग्जाम्स के लिए वैलिडिटी है 6 महीना, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स का। 6,000, 10,000, 15,000 अभी ऑफर प्राइस है। CBT 1 के लिए ओनली 1150 रुपीज है, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल रहा है। एंड मेरे बारे में सबको मोटा मोटी पता चल गया है, फिर भी एक बार बता दूं कि नासिर निजर मजूमदार मेरा नाम है, बीई इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हूँ। 18 साल का एक्सपीरियंस है टेक्निकल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में। आई वॉज एक्स असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन इंसोल पावर प्राइवेट लिमिटेड, डीएलएफ पावर लिमिटेड से मेरा जर्नी शुरू हुआ था। Presently, I am working as CEO, Chief Trainer, and Senior Faculty at Ontogenesis Automation. My area of expertise is electrical instrumentation, automation, thermal power plant, turbine operation, boiler operation, etc. ये सारे बच्चे जो आपके साथ पीछे देख रहे हैं,
सामने दिख रहे हैं वो सारे ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी से अपना करियर बना चुके हैं। अगर आप भी बनाना चाहते हो, ये सारे ब्रांड्स जिसमें हमारे ट्रेनिंग काम कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट काम कर रहे हैं, या तो वो गवर्नमेंट पीएसयू एग्जाम क्रैक करके गए हैं या फिर हमारे ट्रेनिंग से प्लेसमेंट हुआ है, ट्रेनिंग के बाद उसका प्लेसमेंट हुआ है। सो एनटीपीसी, एपीटीसीएल, एबीबी, सीमेंस, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है सब में है। आवर ट्रेनिंग्स आर वर्किंग अक्रॉस द ग्लोब एंड ये सिर्फ कोई एक नहीं है, ऐसे हजारों है जो हमारे ट्रेनिंग है जिनको प्लेसमेंट मिला है ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन के ट्रेनिंग के बाद। दीज आर द फ्यू पिक्चर्स, जो चेहरे हैं वो सारे काम कर रहे हैं आज के डेट पे बड़े बड़े पीएसयूज में। सो प्रिपरेशन डज नॉट गारंटी सक्सेस बट विदाउट इट फेलियर इज सर्टेन। तो ये ड्रीम देखना, वो जो होता है ना कि सपने देखना कि जॉब मिल जाएगा, जॉब लग जाएगा, मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो सबसे नहीं होता है। तैयारी करना है तो सिंसियरली सीरियसली करना है और समय दे के करना है। देयर आर फ्यू पीपल्स और पीपल जो इस ढंग से पढ़ाते हैं या फिर प्रेफर करते हैं कि चलो ठीक है मैं शॉर्ट नोट कलेक्ट कर लूं, एमसीक्यू लगा लूं, मेरा क्लियर हो जाएगा। तो वो सपना है, क्योंकि कोई भी एक एग्जाम उठा के देख लो, अगर 1400 वैकेंसी है तो उसमें 14,000 एप्लीकेशन आते हैं। अगर 14,000 वैकेंसी है तो 14 लाख एप्लीकेशन आते हैं। और उनमें से जिनको मिलता है ना, वो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है, टेक्निकल एग्जाम्स की मेनली मैं बात करूं तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो 2 महीना 3 महीने का तैयारी करे और उसका रिजल्ट निकल जाए। क्योंकि लोग यहाँ पे साल भर से 2 साल से तैयारी ही कर रहे हैं। इतना वास्ट एरिया है टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का सारा मिला के, कि आपको एक रात में वो तैयारी होने वाली नहीं है। हमारी आदत बिगड़ी हुई है, जो इंजीनियर से हमारी आदत बिगड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि हमने सेमिस्टर एग्जाम जो है ना वो 2 रात पढ़ के पास कर लिया था। 2 रात पढ़ के पास करके हमको लगा कि हम तो 30 मार्क हाँ है, बट वो सेमिस्टर एग्जाम था, उसमें 5 क्वेश्चन ही आने वाले थे और वो 5 क्वेश्चन हमारे क्लास में पढ़ाया जा चुका था और उसी नोट से आने वाला था। यहाँ पे ये समंदर है, ये भास्ट ओशन है। यहाँ पे कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठाएगा कोई सवाल ठीक नहीं है। और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, थ्योरी भी रहेगी। तो हर एक चीज पे अपने को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, आपका कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जब आप कमेंट पे बताते हो तो मुझको पता चलता है कि चलो ठीक है, मेरा जो कंटेंट है वो आपका किसी काम में आया, या फिर आप लोगों को अगर और कुछ चाहिए तो वो भी पता चलता है। इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो विदाउट डिले। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ऑन्टोजेनेसिस, ONTOGENESYS, गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा। अगर कोई आईफोन वगैरह यूज करता है देन यू शुड व्हाट्सएप मी ऑन 9435903266। कोई दूसरा लिंक मिलेगा वहां से करना पड़ेगा, ऐप स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन नहीं है अभी। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करता हूँ। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।